नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और लोकसभा चुनाव के बाद कार्य समिति की पहली बैठक बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव पर चर्चा हुई है। इस दौरान आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर भी विस्तार से मंथन हुआ है। निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते भी तमाम नेतृत्वधारी नजर आए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की हार और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। इसके अलावा बैठक में 3 राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1350 कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी शामिल रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी ने कहा, आप सबकी मेहनत से ही पार्टी सबके बीच लोकप्रिय होती है। आप सबको देखकर मन में खुशी हो रही है। कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा हर कार्यकर्ता जहां कम है वहां हम हैं के साथ खड़ा होता है। आप सबकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के दम पर 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी को विजय मिली है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, कार्य समिति की बैठक के दौरान कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विशेष ये देखने को मिला कि हार पर ज्यादा फोकस ना करते हुए जीत को आधार बनाकर कार्यकर्ताओं में जोश कहीं ना कहीं भरने का काम नेतृत्वधारियों ने किया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक सुबह से शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 1300 लोग ऐसे थे जो पूरे प्रदेश से आए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उसमें, और प्रदेश कार्य समिति में कई एजेंडों पे बात हुई। हालांकि चूंकि हार के कारणों को लेकर के मंथन नहीं किया गया, लेकिन उन जो कार्यकर्ता आए हुए थे उनमें जोश भरा गया, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, इन दोनों चुनाव में बीजेपी किस प्रकार से अपना डंका बजा सके, बीजेपी किस प्रकार से अपनी रणनीति कर सके, बीजेपी किस किस को टिकट दे सके, किस आधार पे किसको टिकट दे सके, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई। इस कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड के जो लोकसभा के 5 सांसद हैं वो मौजूद रहे। इसके अलावा जो राज्यसभा के सांसद है वो मौजूद रहे, कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसमें एक चीज पूजा जरूर देखने वाली बात रही इस बैठक में, चूंकि दुष्यंत गौतम ने न्यूज इंडिया से भी बात करी, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके कार्यकाल अभी तक उन्होंने कितना काम किया, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा की गई, उसका फीडबैक लिया गया। विधायकों का कितना कार्यकाल, उन्होंने कितना काम किया, इसको लेकर के फीडबैक लिया गया। और ये जो साथ ही साथ जो पन्ना प्रमुख से लगा करके ब्लॉक और ब्लॉक से लगा करके जिला अध्यक्ष कितना काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो लाभ है वो दूरस्थ गांव के आखिरी तक भी पहुंचे, इसका काफी ख्याल रखा जा रहा है और इस पे सबसे खास मंथन भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ लगातार मास्टर प्लान चल रहे हैं, अब महासू देवता वे भी मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और महासू देवता भी अब दिव्य और भव्य बनने जा रहा है। इसको लेकर के बीजेपी जो उत्तराखंड के मंदिर है उनको एक कड़ी में जोड़ने की कवायद कर रही है, और यही मसला इस बीजेपी की कार्य समिति ने भी निकल के सामने आया।
इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि कैबिनेट के 3 मंत्री पद अभी भरे जाने हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई कि किन किन लोगों को इसमें मंत्री पद दिया जाएगा। इसके अलावा जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, उनकी भी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली गए थे तो आला कमान के नेतृत्व में उन्हें कई ऐसी चीजें उत्तराखंड के लिए मिली थी कि उत्तराखंड को अब सौगात देने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, उसके बाद ये विधानसभा के दो सीटों पे उपचुनाव हुए। अब मंत्री और विधायकों के कार्यकाल की उन्होंने समीक्षा भी की है कि कितना कामकाज इन दिनों आपने किया है। जी पूजा। बिल्कुल अनुज, देखिए अगर ग्राउंड की बात करें तो कुछ ही दिनों में निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उनको तैयार करना, ये अपने आप में बड़ा टास्क होगा, क्योंकि बीते उपचुनावों में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, वो नतीजे थोड़ा बहुत तो हतोत्साहित बीजेपी को कर ही रहे होंगे। बिल्कुल, जो चूंकि 2 सीटों पे उपचुनाव पे बीजेपी को हार मिली है, इसी को मद्देनजर ये कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई। इसमें कौन से एजेंडे रखे गए, क्योंकि यूसीसी भी लागू होना है अक्टूबर में, उसको लेकर के भी इसमें एजेंडा रखा गया कि यूसीसी की कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने रखी गई, उनको समझाया गया। इसके अलावा चूंकि 2 सीटों पे हार मिली है, तो आगे आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार से रणनीति अपना सके, किस प्रकार से बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ा सके, इसको लेकर के पूरी कार्य समिति में चर्चा रही और ये अभी जारी रहेगी। शाम 7:30 बजे तक ये बैठक अभी जारी रहेगी। फिलहाल इस बैठक में मंत्रणा चल रही है सभी सांसदों के, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बीच। जी बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी और सभी के बीच में मंत्रणा चल रही है। क्या देखिए, बीते अगर कार्य समितियों की बैठक की बात की जाए या अन्य बड़ी बैठकों की बात की जाए, कई बार ऐसा देखने को मिला है अनुज कि जो इनिशियल लेवल के, जैसे पन्ना प्रमुख या बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी राय को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। क्या इस कार्य समिति की बैठक के दौरान उसको इम्प्रूव करने पर फोकस रखा गया है क्या? बिल्कुल, क्योंकि कार्य समिति की बैठक के दौरान जो पन्ना प्रमुख हैं, जो ब्लॉक के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो जिस प्रकार से, क्योंकि नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका चुनाव इन लोगों के बीच से ही होके जाता है। पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख के बीच से ही होके जाता है कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है, किसका फीडबैक सही आ रहा है, किसका फीडबैक खराब आ रहा है, इसको लेके मंथन किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बीजेपी, हालांकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर रही, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज घटा, इससे बीजेपी अब सबक ले रही है और किस प्रकार से अपना परसेंटेज बढ़ सके, इस पर काफी खासा ध्यान दिया जाता है। चलिए अनुज, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। चलिए, दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण होगा। आप जब केदारनाथ या बद्रीनाथ गए होंगे तो आपने छोटे छोटे से केदारनाथ के मिनिएचर्स देखे होंगे। अब मिनिएचर नहीं, दिल्ली के अंदर आप दर्शन कीजिए बाबा केदार के। 10 जुलाई को मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इसका हालांकि विरोध किया। केदार घाटी की क्षेत्रीय जनता ने भी आपत्ति जताई है। चारधाम महापंचायत ने आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। दिल्ली में बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण का मामला चर्चाओं में बना हुआ है। बुराड़ी में बाबा केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। विरोध में केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर तीर्थ पुरोहितों ने, चारधाम महापंचायत ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। दरअसल केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, पर इससे केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित, पुरोहितों और धर्मावलंबियों में गुस्सा है। इन सभी लोगों का कहना, केदारनाथ धाम से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा, बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम या फोटो का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, केदारनाथ धाम चूँकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूँकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, सीएम धामी ने 10 जुलाई को मंदिर का भूमि पूजन किया। 3 एकड़ में केदारनाथ धाम बनने वाला है। हालांकि ये प्रतीकात्मक मंदिर होगा। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं। दिल्ली में 12 महीने बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। हिंदू परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना है चारधाम महापंचायत का। और इस दौरान चारधाम महापंचायत ने आंदोलन की भी चेतावनी दी हुई है। तो खास खबर तो है ही, और ऐसे में आंदोलन पुरजोर तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलने लगा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, ये तस्वीरें एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की याद दिला रही हैं कि किस तरीके से देखिए चारधाम महापंचायत वापस से प्रदर्शनकारी मोड में आ चुकी है और चेतावनी भी दी है कि तीर्थ की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल पूजा, ये देवस्थानम बोर्ड की याद दिलाती है कि उस समय भी काफी विरोध हुआ था। अनुज, आपका फ्रेम शायद म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। करके काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि जो मामला ये सामने आया, दिल्ली में जो है केदारनाथ मंदिर वहां पे बनवाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात पूरी कीजिए अनुज। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में ये केदारनाथ मंदिर का धाम की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री ने उसकी अध्यक्षता करी और मुख्यमंत्री वहां पे गए, उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही साथ कैलाशानंद भी जो है, जो जूना पीठ के अखाड़ा के पीठाधीश्वर है, वो भी वहां पे पहुंचे और उन्होंने भी उसमें अध्यक्षता करी। अब चूंकि इस मामले पर राजनीति बढ़ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर कहीं भी बन सकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग सिर्फ उत्तराखंड में है, इसके अलावा कहीं नहीं। धाम और मंदिर, क्योंकि ये आस्था का भी विषय है और इस पे कांग्रेस हो या अन्य लोग हो, इसमें राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर और धाम दो अलग अलग विषय। पुराणों से जो है ये बात सामने आ रही है कि मंदिर आप कहीं बना सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया मुख्यमंत्री ने कि अगर वैष्णो देवी का जो धाम है वो कटरा में स्थित है, वहां पे लोग जाते हैं, माता वैष्णो के दर्शन करते हैं, और वैष्णो देवी से संबंधित कई मंदिर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं। तो क्या उसमें विरोध होना जायज है? क्या कांग्रेस इसमें जो राजनीति ओछी राजनीति कर रही है, क्या वो जायज है? अनुज, अब सियासत शुरू हो गई है, तो कहते हैं कहावत है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो बात तो निकल आई है और दूर तलक जाती भी नजर आ रही है। तो देवस्थानम बोर्ड में जिस तरीके से धामी गवर्नमेंट बैकफुट पर आई थी और गोलजू देवता की उन्होंने कसम भी उनको खानी पड़ी थी, तो क्या वो दोबारा से वही हमको रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेगा? हालांकि भूमि पूजन तो कर दिया, उस दौरान तो देवस्थानम बोर्ड लागू भी कर दिया गया था, तब भी उनको वापस रिटर्न करना पड़ा है उसको। महापंचायत के सामने किसी की नहीं चली। इस बार क्या हो सकता है? पूजा, देखिए, इस विषय को समझने वाली चीज है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बोल रहे हैं कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस समय पे बद्रीनाथ धाम की जो मंदिर है वो मुंबई में बनाए गए।
चले, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मंगलौर विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और स्नेह के कारण उन्हें फिर से विधायक बनने का मौका मिला है। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास कार्यों पर रहेगी और क्षेत्र के लोगों के काम को बड़ी प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा। और क्या कुछ काजी निजामुद्दीन कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ मंगलौर उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में और बद्रीनाथ में दुगनी हो गई, क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अयोध्या की सीट जीती, बाई इलेक्शन हुआ तो हरिद्वार में विधानसभा हुई वो जीती और बद्रीनाथ की लोकसभा विधानसभा जीती। तो अब देखने की बात यह है कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को जनता जवाब दे रही है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। देखेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे और जन भावनाओं के अनुकूल काम करेंगे। पर्यावरण बचाने के लिए आगे आया है संत समाज। जी हां, नील पर्वत माला पर संतों ने वृक्षारोपण किया है। विकास की आड़ में पर्यावरण का नुकसान हुआ है, ये वो कहते नजर आए हैं। वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संत समाज भी अब मैदान में उतर आया है। हरेला की शुरुआत से पहले संतों ने आज नील पर्वत के वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया है। नील पर्वतमाला पर अंजनी देवी मंदिर प्रांगण में संतों ने नीम, पीपल, बड़ सहित कई प्रजाति के फलदार पौधे रोपे हैं। इस मुहिम में स्थानीय वन महकमे के वनकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत करी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने कहा कि विकास की आड़ में पर्यावरण का ह्रास हुआ है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में हरेला मां प्रकृति के आगमन का, सावन के आगमन का एक बेहतरीन उत्सव है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सा लेते हैं और घरों की दहलीज पर जाकर पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बदले में उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। इस नील पर्वत पर माता अंजनी देवी मंदिर के परिसर में पौधारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दी हमने और ये चलता रहेगा निरंतर। और आज संतों द्वारा, मंदिर समिति द्वारा, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। आज के युग में पर्यावरण से पूरा विश्व दूषित परेशान है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मिल कर के, सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जितने भी संत महात्मा हैं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ हैं, सब मिल कर के इस पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए समय समय पर पर्यावरण के ऐसे कार्य करते रहने चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी के ऊपर पेड़ लगाएंगे तो मानव जाति सुरक्षित रहेगी, मानव सुरक्षित रहेगा, विकास भी सुरक्षित रहेगा। और अगर हम इसी विकास की अंध दौड़ में चलते रहें तो एक दिन वो आएगा कि पृथ्वी पर मानवों का निशान मिट जाएगा। इसलिए हमें मानव जाति को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में पेड़ लगाना है। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय यात्रा निकाली। विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर मिली जीत ने कांग्रेसियों में नई ऊर्जा, नया उत्साह भर दिया है। हरिद्वार में कांग्रेस समर्थकों ने विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के थाप के साथ जश्न मनाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक राज्य की बीजेपी सरकार ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए न केवल सत्ता का दुरुपयोग किया, बल्कि बाहर के लोग बुलाकर मतदाताओं को धमकाया भी। भाजपा प्रशासन लठ तंत्र के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है। और राहुल गांधी जी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल जी ने पूरे देश में दिया, उसको उत्तराखंड की जनता ने भी स्वीकार किया। और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पे अपने प्रत्याशी नहीं थे,
उत्तराखंड में मंगलौर में हरियाणा से लाके एक प्रत्याशी को लड़ाया गया और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को चुनाव लड़ाया। जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। मंगलौर में जो नंगा तांडव हुआ गुंडागर्दी का और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से किया है उसको एक सबक है, जनता का जवाब है कि गठतंत्र के आगे लोगों की जीत हुई है। और पूरे देश में भी एक संदेश गया सारी सीटें जीतकर कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तेजी से आ रही है। बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने की वजह से अब डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जैसी बीमारी को लेकर कमर कस ली है। पिछले साल लक्सर में डेंगू के काफी मरीज सामने आए थे। इस बार लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने बरसात की शुरुआत से ही डेंगू से निपटने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता किए हैं। लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिन दसवाल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करने और लोगों को साफ सफाई रखने, साथ ही डेंगू के बारे में भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसमें हर सीएचसी पे एक वार्ड रखना था। हमने भी सीएचसी लक्सर में एक वार्ड में 6 बेड सिर्फ डेंगू आइसोलेशन वार्ड रखे हुए। उसके अंतर्गत हमने आशाओं द्वारा सर्वे स्टार्ट करा दिया है और 2 डेंगू वॉलंटियर रखे गए हैं जो घर घर जाके कहीं भी पानी की निकासी या रुके हुए पानी का वो कर रहे हैं। ऐसा आशा के माध्यम से कोई भी ऐसे एरिया में जहाँ पे बुखार के ज़्यादा केस आएंगे उसके अंतर्गत फिर हम वहाँ पे टेस्टिंग की टीम भेजेंगे और अगर वहाँ पे डेंगू के एंटीजन पॉजिटिव आते हैं तो वहाँ पे 1-2 दिन का कैंप लगा के उनको एलाइजा पॉजिटिव के लिए SDH में भेजेंगे। तो राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।